नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। पेड क्विज देख रहे हैं हम जो पीसीएसजे के लिए, लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष में किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 9th पार्ट को भी जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट से, जिसमें पंचायत जो हमारी कार्य करती है उसके बारे में प्रावधानों को जोड़ा गया। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ के मध्य, ठीक है, 1992 में। आगे देखें, बलवंत राय मेहता समिति जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के संबंध में, तो इनकी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन होता था तो एनडीसी भी होती थी ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसके द्वारा इस समिति की सिफारिशों को किस वर्ष में स्वीकार किया गया? तो सबमिट की थी इन्होंने रिपोर्ट जो है अपनी नवंबर 1957, ठीक है, और जनवरी 1958 में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। विकल्प हम यहाँ पे चुनेंगे सी वाला, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टायर जो व्यवस्था दी गई पंचायती राज को वो सजेस्ट किया गया था, जिसमें आप देखते हैं ना, ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखें, भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो पंचायती राज को देखेंगे एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप में 1959 में ही स्टैब्लिश किया गया था, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर। राजस्थान का एक जगह है नागौर, ठीक है, तो यहाँ पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे। अब अभी हमने देखा कि राजस्थान ने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया सबसे फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखें तो पूछा जा रहा है आपसे कि दूसरा स्टेट जो है ना, इसके बाद कौन था जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट में? तो ये 1959 में ही थे, जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को। तो हम इसमें बी विकल्प को चुन लेंगे। अब देखें, दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं पर एक और कमेटी गठित की गई, अशोक मेहता, ठीक है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी तो इन्होंने 2 टियर सिस्टम की दी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक इसमें शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं आप कि जैसे अशोक मेहता है तो इसमें 2 नाम है ना, तो इन्होंने 2 टियर का दिया था। बलवंत राय मेहता भी हमने देखा, तो बलवंत राय मेहता, इसमें 3 नाम है, तो ये 3 टियर वाला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। तो इससे थोड़ा सा एक आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो इस समिति का गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1977 में, इधर देखेंगे आप, तो इससे पहले इमरजेंसी इंपोज होती है, इसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनती है। तो इन्होंने इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया था रिकमेंडेशन के संबंध में पंचायती राज के लिए। इसमें देखिए, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? तो यानी कि प्रोडक्टिविटी हम अगर बात करें तो हाईएस्ट होती है इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला एरिया है। यहाँ पे आप देखते हैं चूंकि वर्ष के 12 महीने आपको वर्षा देखने को मिलती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पेशली जो इस एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्टिविटी को एक टर्म के रूप में आप कैसे समझ सकते हैं, तो इसको हम बताते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा सबसे ज़्यादा होती है, तो कैसे ज़्यादा होती है? ये प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कैसे है, जो इकोसिस्टम में हमारे एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे। जब आप एनर्जी का ट्रॉफिक लेवल देखते हैं ना कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोड्यूसर होते हैं, ऐसे होता है, तो जो प्रोडक्टिविटी ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत इक्वेटोरियल रीजन में, स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखें, श्रवण बेलगोला किस इसमें देखेंगे धर्म जो लिखे हैं या लोगों के नाम लिखे हैं उनसे संबंधित है। तो श्रवण बेलगोला बेसिकली एक पिलग्रिमेज साइट है जो जैन लोगों से संबंधित है। बी विकल्प को चुनेंगे। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि यहाँ पे एक फेमस जो है मूर्ति जो है स्थापित की गई है, तो वो किसकी है? तो गोमतेश्वर की है, ठीक है। इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, गंगा डायनेस्टी के लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी।
सम्राट अशोक के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि इनके कई सारे अभिलेख जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है। और इनके अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारी इनके समय के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में मिलती है, ठीक। तो इनके शिलालेखों में जो इंस्क्रिप्शंस हैं मोस्टली, उसमें इन्हें किस नाम से मेंशन किया गया है, तो लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे प्रियदर्शी के रूप में ये, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित जो तथ्य हैं अशोक के बारे में, तो उनके जो स्टोन पिलर्स इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं उसके बारे में कौन सा गलत है। तो गलत इसमें ये है कि लिखा है डी ऑप्शन में ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो जहाँ पे भी ये स्तंभ शिला इनके ये प्रस्तर स्तंभ मिले हैं, है ना, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं इनके, तो वो किसी मतलब आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली उनको जो है एस्टेब्लिश किया गया है। बाकी ऊपर के जो स्टेटमेंट हैं ये ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। इसमें देखिए निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सुदर्शन झील से संबद्ध नहीं है। तो सुदर्शन लेक आप देखेंगे सौराष्ट्र का जो रीजन है भारत में, तो वहाँ पे एक हिल है गिरनार, है ना, उसमें सिचुएटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर फर्स्ट टाइम हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में उनका गवर्नर एक था पुष्यगुप्त, है ना, उसके द्वारा करवाया गया। तो ये इससे संबद्ध थे। इसके बाद आगे चल करके देखेंगे तो अशोक के टाइम पीरियड में उनका एक कह लीजिए मतलब गवर्नर टाइप का समझिए, है ना, तुषाप करके नाम था, तो उसने रीबिल्ड किया इसको, ठीक है। तो ये भी संबद्ध थे। उसके बाद रुद्रदामन को आप देखते हैं, ये जो है शक रूलर थे, तो इन्होंने भी जो है, इनका एक गवर्नर था सुविष्क करके, ठीक है, उसने रीबिल्ड किया था इस सुदर्शन लेक को, ठीक है। तो ये तीनों संबद्ध थे। बिंबिसार इसमें नहीं होंगे, बिंबिसार की जगह अगर ये स्कंदगुप्त का नाम आता तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में भी देखेंगे तो इसको जो है रीबिल्ड किया गया था, ठीक है। तो ये 4 लोग जो है इससे संबद्ध थे, तो पहला नहीं होगा। अब देखें अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। तो जो हम ये देखते हैं इनके रॉक एडिट्स, इनकी कुल संख्या है 14, ठीक है, मुख्य रूप से जो पूरी डिटेल मिलती है। तो 12वें में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बी विकल्प को देखें, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और कुछ वुमेन्स के जो वेलफेयर है ना, उसके बारे में भी इसमें डिटेल दी गई है, तो इसको चुनेंगे। कलिंगा युद्ध जैसे लिखा हुआ है एक जो काफ़ी फेमस है, तो इनके कलिंगा में जो विजय की बात की गई है वो 13वें शिलालेख में, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला भी, ठीक है। 13th इसमें देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो पता है आपको ये जो है यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में अक्टूबर, ठीक है। तो इसमें निर्णायक युद्ध होता है जिसमें आप देखते हैं कि इधर जो कलेक्टिव आर्मी होती है, मीर कासिम होता है, ये शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इधर ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो वगैरह, ठीक है। तो इनके मध्य युद्ध होता है और इसमें जब इनकी विजय होती है फिर ट्रीटी साइन होती है इलाहाबाद वाली, तो ये जो है सर्वाधिक इनके एज अ टेरिटोरियल पावर एस्टैब्लिश होने के ईस्ट इंडिया कंपनी के ये होता है युद्ध। ए विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें हेलियोडोरस स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ग्रीक एम्बेसडर जो था हेलियोडोरस, इसने एक पिलर बनवाया था इन द ऑनर ऑफ वासुदेव, ठीक है। कहाँ पे है ये, विदिशा मध्य प्रदेश में। विकल्प हम चुनेंगे बी को। आगे देखें मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो चालुक्य स्थापत्य कला शैली आप जो देखते हैं अराउंड 11वीं सेंचुरी के आसपास में, तो ये मंदिर उसी में बनाया गया और स्थित है ये सूर्य मंदिर इसमें महसाना गुजरात में, ठीक। आगे देखिए 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है किसके मध्य हुए थे। तो ट्रीटी ऑफ बसीन होती है आपकी जो है दिसंबर 1802 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ये बाजीराव द्वितीय हैं उसमें मराठा एम्पायर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बाद देखेंगे तो इनका ये जो मराठा है ये एक तरीके से ब्रिटिश उसमें सब्सिडरी लाइंस के सिस्टम में, है ना, चला जाता है इसी के माध्यम से। बैटल ऑफ पूना जो होती है उसी के बाद ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो साइन की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखें डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किस गैस के बुलबुलों के कारण उपस्थित होते हैं। तो पता है आपको कि फर्मेंटेशन का जो एक प्रोसेस होता है, तो जैसे अगर एग्जांपल लें हम ये ब्रेड का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो इसका आटा होता है ना, मैदा जिससे बनाते हैं, तो उसमें ईस्ट को ऐड करते हैं। तो उसमें ऐड करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब कुछ देर के लिए उसको रेस्ट देते हैं तो वो उसमें जो शुगर है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो आप ब्रेड का जब ऐसे संरचना पूरी बन जाती है तो उसमें ऐसे बबल्स आप देखेंगे, और यही प्रक्रिया केक में भी होती है। तो CO2 वाला उत्तर चुनेंगे सी।
इसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। तो ये देखेंगे मिनरल रिच रीजन जो है ये ना सोनभद्र, यहाँ से मिलता है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है। तो कथक के लिए काफी फेमस है बिरजू महाराज, है ना। इसमें देखें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है। तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें सेंसस में, तो ओवरऑल जो पूरे देश का था वो तो था 74.04%। ठीक, अब इसमें जो मेल साक्षरता निकल के आई 82.14 आई। ठीक है, और फीमेल की कितनी आई थी 65.46। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो निकल करके जो इफेक्टिव आता है 16.68 के आसपास आता है। तो उसी के रफली यहाँ पे 16.3 जो मिल रहा है ये हमारा दोनों के मध्य जो है अंतर होगा। तो इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें देखें कुछ ऑयल रिफाइनरीज लिखी हुई हैं, तो उनको पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमको व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये बोगे गांव जो लिखा है ये असम में है, तो ये सबसे पूर्व में हो जाएगा। तो 3 नंबर हम पहले ले लेंगे। उसके बाद आएगा आपका जो है बरौनी है बिहार में। ठीक है, तो पहला ले लेंगे इसको। फिर उसके बाद आएगा आपका ये बीना मध्य प्रदेश में। तो 4 हो गया, तो 3, 1, 4 ये ऑप्शन ए निकल के आएगा ना, क्योंकि दूसरा कोयली जो है ये गुजरात में है। तो इनको चाहे तो एक बार मैप में देख लीजिएगा। देखिए सरकार तमाम चीज़ों पे सब्सिडी ऑफर करती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो सब्सिडी का उद्देश्य है प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कभी जैसे हम स्टार्टअप्स वगैरह में जैसे सब्सिडी देते हैं, है ना, या फिर किसी टेक्नोलॉजी के कह लीजिए उद्देश्य से हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसको क्यों दे रहे हैं, ताकि वो सस्ते में अगर किसी को मिलेगी तो उस चीज़ को वो और प्रमोट करेगा ना, उसको और आगे बढ़ाएगा। तो ये भी उद्देश्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जाहिर सी बात है दिया ही जाता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ हमारी जैसे ये इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह आती हैं जैसे, है ना, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो सभी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है ना, आप वस्तुओं को जो नैनो टेक्नोलॉजी की स्केल पे देखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये किसने दिया था ये टर्म सबसे पहले? तो जापानीज साइंटिस्ट थे एक नोरियो तनिगुची, जो बी विकल्प में लिखा है। 1974 के टाइम पीरियड में इन्होंने ये टर्म जो है दिया था। देखिए ये जितनी भी यहाँ पे यूनिट्स लिखी हैं, टेम्परेचर को मापा जाता है इनमें, तो किस एक पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो जैसे आप देखते हैं ना कि सेल्सियस में कभी कभी टेम्परेचर माइनस चला गया, है ना, लेकिन केल्विन जो होता है, केल्विन में माइनस स्केल नहीं होती। तो इसको ध्यान रखेंगे, बाकी 3 में होती है। आगे देखिए भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्न में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो भी इंडिया में आप देखते हैं इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, सोशल तो खैर है ना, बहुत पहले से और वर्तमान में भी प्रिवेल करती है ये सब कंडीशन। तो अगर जो लोग देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लीजिए पहले, जो लोग निर्धन है ना, उनको आर्थिक सहायता दे करके हम ये असमानता को दूर नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना कि उनको पैसा आप दे देंगे तो उनका सोशल स्टेटस सुधरेगा। वो हो सकता है वो गलत एक्टिविटीज करने लगे, है ना। वहीं उसके विपरीत अगर देखेंगे तो शिक्षा देंगे तो उससे चीजें सुधरेंगी, है ना। जो गरीब और अमीर है उनके बीच में जो मतलब ये कह लीजिए गैप है ना, उसको फिल करेंगे जो हमारे और भी चीजें हैं उसको करके, तो उससे चीज ठीक होगी, है ना। अशिक्षा खत्म करेंगे, गरीबी को खत्म करेंगे उस दिशा में, तो ये चीजें कायदेमंद हैं। अदरवाइज कर्ज दे करके या जो है लोन वगैरह दे करके इस चीज को दूर नहीं किया जा सकता। भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हमने कई तरह के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया। इसके संबंध में एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी भाग जो है इस्टेब्लिश किया है। अभी आप देखेंगे 2021 में कोऑपरेटिव से संबंधित एक मिनिस्ट्री भी केंद्र सरकार में बनाई गई है, ठीक है। तो खेती की दिशा में कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये एक हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। अदरवाइज जो है इसमें 3 विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया? तो पुरंदर की संधि होती है आपकी इसमें 1665 में, ठीक है। जय सिंह प्रथम जो है ये इसके औरंगजेब की तरफ से था, मुगल डायनेस्टी की तरफ से, ठीक है, और शिवाजी इनके मध्य पुरंदर की संधि होती है। इसमें है कि 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मार करके हत्या कर दी थी? तो यहाँ पे जो है
ये अफजल खान जो है तो बीजापुर किंगडम की तरफ से सब्जुगेट करने के लिए शिवाजी को भेजा गया था इसको, तो यहाँ पे इसकी हत्या की गई थी। सी विकल्प को चुनेंगे। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बंगाल के रीजन में आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जब डोमिनेट करने लग जाती है तो बैटल ऑफ प्लासी जब होता है 1757, उसके बाद यहाँ पे मीर जाफर जो है इसको बनाया जाता है। आगे देखें, गुप्त काल में भूमि छिद्र न्याय क्या होता था? ये टर्म जो है तो ये बेसिकली देखें डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूमि पर सबसे पहले जो जोतने वाले का अधिकार था उसके संबंध में इस टर्म को रेफर किया जाता था। गुप्ता काल में ही आप देखेंगे और भी कई टाइप्स के जो टर्म्स हैं फेमस, उसके बारे में पढ़िएगा। क्षेत्र जैसे खिल होता था, अपरत होता था, वस्ती होता था, है ना, सारा, ऐसे कई सारे टर्म्स और इनके मीनिंग जो पूछे जाते हैं। इसमें देखें कौन सा एक अभिलेख लकुलिश पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो देखिए एक सेक्ट था पाशुपत संप्रदाय, ये जो 2nd सेंचुरी एडी के आसपास का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो इसके दौरान जो है ये पाशुपत सेक्ट जो है इसको कह लीजिए फाउंड किया था एक व्यक्ति थे लाकुलिश, ठीक है, इन्होंने। तो अब यहाँ पे इस संप्रदाय के बारे में जो हमें कह लीजिए डिटेल मिलती है तो ये जो मथुरा अभिलेख है ना, विकल्प बी में, है ना, इससे मिलेगी। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में एक वर्ड है ब्रह्मदेय, आपने शायद पढ़ा हो। उसका अर्थ होता था कि जो ब्राह्मण्स को ये लैंड गिफ्ट ग्रांट किए जाते थे ना, एज अ रॉयल लैंड जो होते थे उसको ब्राह्मण्स को दिया जाता था, उसको ब्रह्मदेय के रूप से जाना जाता था। तो इसके बारे में जो पहला उल्लेख है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? तो प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शंस जो भी हैं एंशिएंट इंडिया में, आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ से मिलते हैं। तो विकल्प हम सी को चुनेंगे। अगला है मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये आप देखेंगे इंडिया का साउदर्न तमिलनाडु का हिस्सा, यहाँ पे एक मेजर पोर्ट सिटी हुआ करती थी ये पल्लव किंगडम जब रूल कर रहा था। तो पल्लव किंग थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें देखें भारत की पहली नदी सूचना प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग में तैनात यानी कि स्थापित की जाएगी। तो ये बेसिकली थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। तो रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे जो नेशनल वाटरवेज हैं उसके संबंध में जो हमारा इनका वाटरवेज का पूरा कोर्स होता है, जैसे अब ये इस्टेब्लिश किया गया था इस पूरे वाटरवे के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए सिस्टम नेशनल वाटरवे 1 पे, जो कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से इधर वेस्ट बंगाल में हल्दिया तक, ठीक है, विकल्प ए। आगे देखें भारत का पहला चंद्र अभियान यानी कि जो चांद के लिए हमने पहला मिशन भेजा था इसरो की तरफ से, चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में, ठीक। और एक चीज़ ये बताइए, अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने शायद आपको बताया था चंद्रयान 2 के बारे में, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, ठीक है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था ये बताएं। आगे देखें स्काई रूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप है ये, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट, जैसे एलॉन मस्क वाला है ना स्पेस एक्स, तो उनका फाल्कन 9 रॉकेट है, तो उसी प्रकार से एक प्राइवेटली ओन्ड रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया, विक्रम एस नाम दिया गया उसको। सक्सेसफुली इन्होंने अभी जो है नवंबर में लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है। तो इसी में इन्होंने अनाउंस किया है कि 1 वर्ष के भीतर उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक अब और बहुत बड़ा रॉकेट, जिसका क्या नाम देंगे, इसको लॉन्च करने की योजना स्काई रूट एरोस्पेस बना रहा है। तो ये होगा विक्रम 1, सी विकल्प को चुनेंगे। और इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि स्काई रूट एरोस्पेस जो है एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि बच्चों के देखने और सुनने की समस्याओं का वर्णन इसमें से कौन सा कथन करता है? तो 2 स्टेटमेंट जो है कि मान लीजिए इसको मतलब कोई ये ऐसा किसी चीज़ का डेटा नहीं है, एक मतलब जनरल फैक्ट के रूप में अगर हम देखें तो 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 13% बच्चे जो हैं वो नेत्रहीन है ना, या दृष्टिबाधित होने के उनका अनुमान है। तो अगर हम इस बात को माने तो बच्चे जाहिर सी बात है अगर 18 वर्ष से कम क्यों हो या ज़्यादा क्यों हो तो नेत्रहीन या दृष्टिबाधित हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको जो है देखने में समस्या होगी, ठीक है। और दूसरा है 2 से 3 साल की उम्र तक बच्चे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही गलत है कि जो छोटा बच्चा लगभग 2 से 3 साल का है वो ध्यान केंद्रित कर पाने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं होता है, ठीक है,
क्योंकि उस समय उनकी जो एक डेवलपमेंट का फेज होता है, ठीक। तो ये हमारा कथन जो है वो वैसे भी देखने और सुनने की समस्या से एसोसिएटेड है ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहले को जो है हम ये चुन लेते हैं। इसमें देखें बच्चों में कौन सी स्थायी शारीरिक विकलांगता के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि जो सेरेब्रल पाल्सी के केसेस होते हैं, और फिर जो मस्कुलर ये डिस्टॉर्फी होती है, मांसपेशी दुर्विकास और बौनापन ड्वार्फिज्म, तो ये सारे के सारे जो है फिजिकल डिसेबिलिटी हैं इन द नेचर ऑफ परमानेंट। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कुछ हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कह लीजिए और किस चीज़ से संबंधित है उसके बारे में लिखा है। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम के कीट से, पीसीकल्चर गलत है, ये फिश के प्रोडक्शन जो होता है ना, फिश फार्मिंग कह सकते हैं, उससे संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, इसमें फूलों का उत्पादन होता है। आगे है कि मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो कभी कभी आपने देखा हो कि यूरिन का कलर जो है वो येलो दिखता है, जो तो पिगमेंट इसमें होता है यूरोक्रोम। आगे देखें हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो हिमालयन ये रीजन में आप देखेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ये सब जो है, इधर आप गंगोत्री और जो ये आपका कैलाश लेक है, ठीक है, कैलाश पर्वत के आसपास, तो वहाँ से निकलती हैं ये तीन के तीनों आसपास से, है ना। और महानदी का देखेंगे तो हिमालय में नहीं, ये मध्य भारत में डेक्कन रीजन में छत्तीसगढ़ से इसका जो है ओरिजिन, तो इसको ऑड हम चूज कर लेंगे। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी पीर पांजाल से निकलती है, तो हिमालयन श्रेणी जो है ना, पीर पांजाल रेंज में देखेंगे तो वेरीनाग से निकलती है झेलम, ठीक, जो कि इंडस की सहायक नदी है। कावेरी नदी साउथ इंडिया में आप जो देखते हैं किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसका देखेंगे जो कोर्स ऑफ फ्लो है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है, इन सभी में है, तो यहाँ पे बी विकल्प वाले को चुनेंगे। अरावली पर्वतमाला जो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला के रूप में आप जानते हैं, राजस्थान और इन सब राज्यों में, तो इससे कौन सी नदी निकलती है, तो इसमें निकलने वाली नदियां हैं आपकी, जैसे इसमें लूनी हो जाएगी, इसके अलावा जैसे बनास, है ना, साखी, साबरमती, ये सब जो है इससे ही संबंधित है। अंतिम प्रश्न देख लेंगे आज का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो देखेंगे यहाँ से जैसे इंडिया में और मतलब एंटर होने से पहले इसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है, इसमें इसको तसांग मतलब सांगपो कह लीजिए, टी साइलेंट होता है, ठीक है, तो ये इसका नाम है, विकल्प सी को चुनेंगे। इधर फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, होते होते बे ऑफ बंगाल में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा है, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।